हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग वेक्टर्स के बारे में बेसिक्स पढ़ चुके हैं, एडिशन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहली चीज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, पहली चीज, ठीक है। सो अब जैसे कि हम लोग स्केलर्स की बात करते थे, स्केलर्स में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क था। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 + 3 करना होता था, 2 + 3 = 5, ठीक है। नाउ अगर मुझे करना है 5 - 3, ये 2 होता है, तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन है। एंड एनी सब्ट्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिशन। 5 + -3 = 2। तो सेम काम हम यहां करेंगे। अगर हमें कभी भी दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, सो व्हाट आई विल डू इज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो मैं ऐड करूंगा, क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर्स मुझे आता है। क्या करते हैं हम लोग उसके अंदर? एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर एक्चुअली दो रूल्स होते हैं। कौन कौन से? एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर पहला वेक्टर लगाओ, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे के टेल को लगाओ, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड तक का जो वेक्टर गया वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकल के आ जाता है। उसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं और उसका हम एंगल भी निकाल देते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन वाले केस के अंदर। नाउ सब्ट्रैक्शन वाले केस के अंदर अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा केस हमें दिया है, ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है। हमने उस दिन सीखा था, जब किसी भी वेक्टर को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये बी वेक्टर है और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2b वेक्टर, तो डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 3b वेक्टर हो गया, सो डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्शन सेम रहेगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 1/2, मैग्नीट्यूड 1/2 मतलब आधा मैग्नीट्यूड रह गया। बट अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड माइनस इंटू 1, तो माइनस का मतलब उल्टा हो जाएगा, और 1 अगर -2 होता तो उल्टा और डबल मैग्नीट्यूड, -10 होता तो उल्टा और 10 टाइम्स मैग्नीट्यूड। जब कभी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। अब ध्यान देना इसके अंदर, अगर ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, जब मैंने ऐड किया था ये निकल के आया था विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से देखते तो पैरेललोग्राम लॉ से हमें रफली ऐसे दिखाई देता। ठीक, ये पैरेललोग्राम लॉ से हो गया। अगर हम सेम चीज को देखना चाहें तो डायग्राम और साफ साफ बना लेते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नाउ अब हमें बनाना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर = ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इन दोनों का एडिशन है। नाउ इन दिस केस दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर के हेड पे माइनस बी वेक्टर का टेल हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक का वेक्टर = ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फ्री वेक्टर्स के हिसाब से अगर हम देखें, दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन शॉर्ट जो निकल के आया, मुद्दे की चीज जो निकल के आई वो क्या निकल के आई कि अगर आप ए और बी को साइड लेके एक पैरेललोग्राम बना देते हो
तो यहां से यहां तक जाने वाला जो वेक्टर है वो तो हो जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरी डायगोनल जो आ जाती है वो आ जाती है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन दिस केस ध्यान देना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एक वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? अगर हम इन दोनों को, ये ए वेक्टर लिख दिया हमने और ये बी वेक्टर बना दिया हमने, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज अ वेक्टर जिसमें ए और बी को एडजेसेंट साइड लेकर अगर हम पैरेललोग्राम बना दें तो उसमें बी के हेड से ए के हेड पर आने वाला जो वेक्टर है, बी के हेड से ए के हेड पर आने वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कहलाता है। तो प्लीज इसका ध्यान दो। पहली चीज, डायरेक्टली फॉर्मूला वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इन जनरल हम लोग एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है? तो उसको नोट करो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में लिखते हैं। नाउ जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, वो क्वेश्चन ये है कि अगर एक वेक्टर है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, ये जो एंगल है वो है एक काम करो, इसको 5 लिख लो, और ये जो एंगल है इसको लिखो तुम 37 डिग्री। दिस ए वेक्टर, दिस बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5, एंगल कितना है 37 डिग्री। अब हमें करना क्या है, एक तो निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और एक निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। नाउ फॉर्मूले से करना चाहो या समझ से करना चाहो, तो पर्सनली फिर से मैं एक ही चीज की एडवाइस करूंगा, क्या, इसको ना डायग्राम बनाकर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। सो अगर मैं डायग्राम बनाता तो मैं क्या करता, मैं तो सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर खींचता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये एडिशन है। अब मैं क्या बोलता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो पूरा वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या फिर अगर तुम फॉर्मूले से जानना चाहते हो, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सो 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू, ध्यान देना अगर मैं इसको यहां लेके आ जाता, सो जब टेल से टेल मिल गई, टेल से टेल मिलने पर जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दैट इज cos 37 which will be equals to 125 plus 100 into cos 37। cos 37 की वैल्यू अगर तुम्हें याद हो, फिर से तुम्हें सिखा दे रहा हूं, ऐसे ट्राइंगल बनाया करो, छोटी वाली साइज को 3, इसको 4, इसको 5, 3 के सामने वाला एंगल 37, छोटा वाला उस वाला 53। सो cos 37 इज 4/5। प्लीज इस चीज को याद रख लो, बार बार यूज में आएगी ये चीज। 5 ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब जो फाइनल वेक्टर आया, मुझे उसका एंगल भी लिखना चाहिए, so I should write it as 10 phi is equals to this 5 sin 37 plus 10 plus 5 cos 37. So 10 phi is equals to, sin 37 is 3/5, so 3 upon 10 plus 4, 5 4 और 5 आ जाएगा, so 3/40। नाउ अब अगर हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की बात करें,
So, अगर हम एग्जैक्टली फॉर्मूले के हिसाब से बात करना चाहें तो अलग लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे हम लोग? यहां पर दिस इज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का रूट। अब या तो वो लिखें, अब यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी कि कौन सा एंगल लिखें क्या नहीं लिखें, वो चीजें हैं। सो बेस्ट तरीका क्या रहता है यहां पर, सुन लो। अब कुछ जगहों पर लोग ऐसे भी लिखते हैं ऐसी कोई कि मॉड ए क्या है 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस लगा देते हैं 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 37। तो यहां से निकल के आता है काम करो। पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं पहले, ठीक है? जैसे हम लोगों ने ये लिख दिया, अब इसको समझने वाली बात करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या यहां पर, अगर हम ढंग से देख पाए तो दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, नाउ इस चीज समझते हैं हम लोग। तो अब इस चीज में क्या है, ये चीज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 10 था, बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 था, तो हमने किया अब इसको उल्टा लेके आ गए 5। ये एंगल 37 था तो अब ये एंगल 37 हो गया, ठीक? अब हमें ध्यान देना चाहिए, ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब तो मैं समझाऊंगा अच्छे से क्या कि फॉर्मूला लगाते टाइम पर किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। पर्सनली आई विल रिकमेंड कि आप फॉर्मूला मत यूज करो, आप इसको डायग्राम के हिसाब से देखो। नाउ ये ए वेक्टर था और ये माइनस बी वेक्टर हो गया, इनको ऐड करके ये आंसर आ गया, हमें ये आंसर चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहां से ड्रॉप कर देंगे। ये कितना है 5, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5 cos 37, और ये वाली जो लेंथ हो जाएगी 5 sin 37। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये चीज क्या है 10 माइनस 5 cos 37 का होल स्क्वायर प्लस 5 sin 37 का होल स्क्वायर, जो कि एग्जैक्टली वही बन जाएगा। दूसरा, जब हम एंगल लिखने की कोशिश करेंगे यहां पर, तो यहां पर एंगल जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। अब हम लिखेंगे 10 phi इज इक्वल्स टू 5 sin 37 अपॉन 10 माइनस 5 cos 37। 5 sin 37 क्या हो गया, ये वाला पार्ट, और 10 माइनस ये टोटल 10 था, उसमें से 5 cos 37 हट गया, तो 10 माइनस 5 cos 37, तो ये 5 निकल के आ गया। और ये एंगल नीचे की तरफ आ गया। हमें मालूम है ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो नीचे की तरफ हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। बट इसी चीज को अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से चीज क्या बन जाएगी, अब हम लोग वहां क्या लिख देते 10 phi इज इक्वल टू, बी की जगह माइनस बी आ गया हर जगह, तो ऊपर क्या था b sin थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा अपॉन अपने आप बन गया 10 phi इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 sin 37 अपॉन 10 माइनस 5 cos 37। सो बेसिकली जब माइनस वाला पार्ट आता है तब कई बार आप फॉर्मूले लगाने में गड़बड़ी कर देते हो। तुम यहां पर इन साइन में गड़बड़ी करते हो और यहां पर भी साइन में गड़बड़ी करते हो। सो पर्सनली आई विल रिकमेंड कि आप डायग्राम बनाओ और ये प्रोड्यूस करके जो बनाने वाला तरीका होता है इससे निकाल के वेरीफाई करो। अब तुम्हें उसमें असाइनमेंट में मैं खूब सारे क्वेश्चन दे दूंगा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, तुम आंसर निकालना, खूब सारे में आंसरों में गलती आएगी, फिर उन गलतियों को वेरीफाई करना, रेक्टिफाई करना उनको, फिर आगे बढ़ना, ठीक है? सो यहां पर हम लोगों ने खत्म कर दिया है वेक्टर सब्ट्रैक्शन।
नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेक्टर्स, दैट इज मल्टीप्लीकेशन इन वेक्टर्स। थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना इसके अंदर। स्केलर्स के अंदर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया 2 × 3 6 हो गया, डिफाइन किया है उसको। नाउ वेक्टर्स के अंदर डिफाइन कैसे करें? फॉर एग्जांपल एक तो वेक्टर है ए और एक तो वेक्टर है बी। फिर जब स्केलर्स में चीजें आती हैं तो हमें करना क्या होता है, हम लोग मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दोनों ही चीजों के हिसाब से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन। सो जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के अंदर पहला पार्ट जो हम सीखते हैं, फर्स्ट पार्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड स्केलर। हमें पहले से आता है, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर। तो फॉर एग्जांपल स्केलर एंड वेक्टर कि जब हम बात करते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन हो, तो इसके अंदर हमें क्या मालूम है कि हम लोग इस पूरे वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्केलर इज पॉजिटिव, स्केलर इज नेगेटिव। डायरेक्शन remains same, but magnitude of vector increases magnitude of scalar times। इट मीन्स अगर वो स्केलर 5 होता तो 5 टाइम्स, 6 तो 6 टाइम्स, 7 तो 7 टाइम्स। इस केस के अंदर क्या होता है, सेम चीज में डायरेक्शन चेंजेस टू ऑपोजिट डायरेक्शन। द वेक्टर 180 डिग्री से घूम जाता है एग्जैक्टली। एंड magnitude of vector increases magnitude of scalar times। मतलब अगर -4 है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा और 4 टाइम्स वेक्टर बन जाएगा। ये तो ये भी सीख लिया हमने। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड स्केलर आता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर भी हम लोगों ने सीख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय वेक्टर। मतलब जब कभी भी 2 वेक्टर्स अगर आ जाएं हमारे पास, तो 2 वेक्टर्स के बीच में जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसे किस तरह से डिफाइन किया जाए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर, ये 2 पार्ट में होता है। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर को 2 अलग अलग डेफिनेशन से डिफाइन किया गया, 2 अलग अलग तरीके से, जिसका कि हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ें। अगर हम लोग ए पढ़ें तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच में हम ऐसा डॉट लगा देते हैं, ठीक है। ए डॉट बी, ये जो वेक्टर है इसकी डेफिनेशन होती है ए डॉट बी इज डिफाइंड एज, फिर से ध्यान देना, मॉड ए का मैग्नीट्यूड, मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। सो ये ए वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 5 था, ये बी वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 6 था। सो अगर मैं बोलता हूं ए डॉट
b, तो तुम क्या बोलोगे? मॉड a मॉड b cos थीटा। मॉड a क्या हो गया? 5, मॉड b 6 cos 60 हाफ 15 इज द आंसर। ठीक, मॉड a मॉड b cos थीटा। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। a वेक्टर है 10 मैग्नीट्यूड, b वेक्टर है 7 मैग्नीट्यूड, एंगल इनके बीच का है 37 डिग्री। सो a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉड a 10 मॉड b 7 into cos of। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? cos of 37 या फिर वन 143। सो फिर से ध्यान देना, ये बहुत छोटी सी चीज है। हमने क्या लिखा है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज डिफाइंड एज। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो व्हाट आई विल डू इज, एक वेक्टर पहले बना दूंगा, दूसरा वेक्टर जो था उसको उसकी टेल से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था टेल से टेल मिला। टेल से टेल मिलाने के बाद जो दो लाइंस के बीच का एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो इन दिस केस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स cos 37 ही रहेगा। सो 10 7 4/5 2 56 इज द आंसर। इन दोनों ही केसेस के अंदर जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया? 15। एक में क्या आया? 56। सो सिर्फ 15 सिर्फ 56, तो ये क्वांटिटी क्या है? स्केलर। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आंसर एक स्केलर निकल के आता है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, दूसरे कलर से लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट b, इट इज डिफाइंड एज मॉड a मॉड b cos थीटा। ये फाइनल आंसर एक स्केलर निकल के आता है, हेंस हम इस चीज को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, नोट करो। अभी भी हम उसी की ही बात कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट, जो भी हमारा चल रहा था। नाउ इसमें कुछ स्टैंडर्ड चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, व्हाट इज आई कैप। आई कैप इज अ वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है और जिसका कि डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप वाई एक्सिस की तरफ, के कैप जेड एक्सिस की तरफ। So I dot I is mod I और I के बीच का एंगल 0 cos 0 1 into 1 cos 0 1। आंसर क्या आ गया? 1। तो I dot I is equals to J dot J is equals to K dot K। ये आंसर आ गया निकलकर। इन जनरल अगर हम बात करें ए वेक्टर, अब ध्यान देना यहां पर तो कैप था, यहां पर कैप हटाकर हम लोगों ने ए वेक्टर लिख दिया, तो ये क्या बन जाता है? मॉड ए cos 0 मॉड ए का स्क्वायर। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज मॉड ए का स्क्वायर। नाउ इसी में मैं आई छोड़ के जे के साथ करूं, या आई का के साथ करूं, या जे का के साथ डॉट लूं, तो इसके अंदर क्या आएगा? 1 into cos ऑफ 90। सिमिलरली 1 into cos ऑफ 90। सिमिलरली 1 into cos ऑफ
90 एंड सिंस कॉस ऑफ 90 0 होता है तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी 0। सो एक और लर्निंग सीख ली हम लोगों ने, नोट करना चाहो तो कर सकते हो क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल ऑलवेज बी 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो मॉड ए मॉड बी और cos 90 आएगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0, ये भी नोट कर सकते हो। तो नाउ अगली चीज हम इसी में करते हैं, मान लो इन जनरल कभी भी हमारे पास वेक्टर्स दिए हों लाइक 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसे दो वेक्टर्स का डॉट दे दिया हो हमको। तो इसका डॉट करने का तरीका क्या होता है, वही स्टैंडर्ड जिसे मैथ्स में करते हैं। कैसे, पहले इसका सबसे डॉट ले लो, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का। तो क्या आंसर निकल के आएगा देखना, जब इसको इससे डॉट लेंगे तो निकल के आएगा 2 इंटू 4 8, 8 आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, अभी हमने सीख लिया था, प्लस जब आई डॉट जे लेंगे, जब इसका ऐसा करेंगे तो क्या आएगा -4 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे हो जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर से, फिर आई डॉट के हो जाएगा तो उसमें आएगा 2 इंटू 0 आ जाएगा। फिर जब बीच वाले का हम लोग डॉट लेना शुरू करेंगे 12 इंटू 0 हो जाएगा, फिर -6 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर j डॉट जे बन जाएगा, j डॉट जे, ठीक। फिर j डॉट के 3 इंटू 0 हो जाएगा, फिर माइनस k इंटू आई 4 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस k इंटू हो जाएगा 2 इंटू 0 हो जाएगा, फिर जब उसको करेंगे माइनस k इंटू माइनस के तो माइनस तो बाहर आ गया और k डॉट k हो गया। ये सारे टर्म्स 0 हो गई, बेसिकली 3 टर्म्स बची। तो एक पहली टर्म क्या बची 2 इंटू 4 8 प्लस दूसरी टर्म 3 इंटू -2 -6 प्लस तीसरी टर्म -1 इंटू 1 -1। तो ये एक्चुअली ऐसे करते हैं और इसका शॉर्टकट क्या निकल के आता है, जब कभी भी इस तरह से दो वेक्टर्स हों तो i और i वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, j और j वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, k और k वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आ गया 1। सो इस तरह से हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का डॉट निकाल सकते हैं। जैसे i और j और k की फॉर्म में दिया है तो हमारे लिए निकालना बहुत आसान है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। इन जनरल कभी भी दो वेक्टर्स हमें दे दिए हों और हमसे प्रूव करने के लिए आता है प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप क्या करोगे उनका डॉट लेकर 0 कर दो। अगर उनका डॉट 0 आ जाता है तो परपेंडिकुलर हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा केस आ जाता है अगर हमारे पास कि ए वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर जो है i कैप प्लस 3j कैप प्लस फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स k कैप, और एग्जामिनर पूछ ले कि इसकी वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ब्लैंक सच दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डॉट लेके 0 कर दोगे, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी सच दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। काम खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट वेक्टर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरे तरीके से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान देना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एकदम उसी की तरह ही है, डॉट क्रॉस डॉट की तरह। वहां पर ए मॉड बी कॉस थीटा था, या मॉड बी साइन थीटा था, बट यहां एक एक्स्ट्रा पार्ट, एक तो साइन थीटा चेंज हुआ और एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया एन कैप। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है चीज। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं ए क्रॉस बी की, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल इसका मैग्नीट्यूड है 5, इसका मैग्नीट्यूड है 3, एंगल जो है वो है 30 डिग्री। तो आप क्या करोगे? मॉड ए 5, मॉड बी 3, साइन 30 हाफ। अब इंपॉर्टेंट गेम आता है एन कैप का। तो एन कैप का तरीका क्या होता है? ए क्रॉस बी में पहला वेक्टर कौन सा है? ए। ए क्रॉस बी में पहला वेक्टर कौन सा है? ए। तो जो पहला वाला वेक्टर होता है, अपना राइट हैंड थंब रूल हम सीख रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल, अपने राइट हैंड को तुम आप ऐसे रखोगे एक तरफ, एकदम 90 डिग्री बनाकर। नाउ इस तरह करके जो भी पहला वेक्टर है उसकी तरफ फिंगर्स लेके जाओ, लेके गए। अब दूसरा वेक्टर है बी, अब इस हाथ को इस तरह से ओरिएंट करो तुम, सच दैट तुम फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल कर सको। मतलब इन दिस केस ए, अगर मैं हाथ को इस तरह से कर्ल कर लूं, आई कैन कर्ल माई फिंगर्स टुवर्ड्स बी, ए से बी की तरफ कर्ल कर सकता हूं। इन दिस केस थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। इन दिस केस अगर मैं इसको आई कैप मान लूं, इसको जे कैप मान लूं, तो ये के कैप निकल के आ गया अपने आप, तो ये के कैप हो जाएगा। बट इसी केस के अंदर अगर मेरे सामने बी क्रॉस ए होता, तो अब मैं क्या करता? पहले बी का मैग्नीट्यूड 3, ए का मैग्नीट्यूड 5, साइन 30, सब कुछ सेम लिखता। अब के कैप कैसे लिखता मैं? बी, पहले बी की तरफ फिंगर्स लेके जाओ, बी की तरफ फिंगर्स लेके गए हम, अब ए की तरफ कर्ल करना। अगर मैंने हाथ ऐसे कर दिया तो ए की तरफ मेरी फिंगर्स कर्ल नहीं हो पाएंगी। तो अब मैं क्या करूंगा? हाथ को ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे करके हाथ को ऐसे घुमाने से अब अगर मैं कर्ल करूंगा, थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ माइनस के कैप। सो यहां पर आएगा माइनस के कैप। सो इन दिस केस इसमें जो आंसर निकल के आ गया वो हो गया 15/2 के कैप। इसके अंदर जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया 15/2 माइनस के कैप। इसमें जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है वो एक वेक्टर निकल के आ रहा है। फाइनल आंसर वेक्टर निकल के आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट। तो जैसे वहां पर डॉट प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट बोल दिया था हम लोगों ने, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया अपने आप निकल कर। ठीक, इसको नोट करो जरा तुम, फिर कुछ चीजें और सिखा रहा हूं। अगली चीज मैं सिखाऊंगा क्या? आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी? आई क्या है? मॉड 1, मॉड आई 1, मॉड आई 1। जब साइन थीटा लिखते हैं तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है? 0। इसीलिए आई डॉट आई 0 इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। क्रॉस बोला है मैंने, गलती से अगर डॉट बोल दिया हो तो गलत है। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सा पार्ट है। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं आई क्रॉस जे क्या होना चाहिए, तो तुम खुद सोचो। देखो स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड जो हम लेके चलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरह हमको स्टैंडर्ड लेके चलना चाहिए। अब अगर पूछा गया है आई क्रॉस जे, तो ये ब्लू वाला आई है, रेड वाला जे है, आई क्रॉस जे के। ठीक, सिमिलरली मैं पूछूं के क्रॉस जे, तो के ये हो गया और ये जे हो गया, सो के क्रॉस जे माइनस आई, अपने आप निकल के आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें निकालनी आनी चाहिए। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के,
के क्रॉस आए के क्रॉस जे। होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ये चेक करके जो गूगल क्लासरूम में अपनी ऐप है जहां पर तुम वीडियो देख रहे हो, वहां इस वीडियो के साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम सबके सब इंडिविजुअली अपना अपना आंसर लिखकर उसके अंदर पोस्ट कर दोगे, देन आई विल सी कि क्या आंसर लिखा है तुम लोगों ने। ठीक है, सो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इसी के साथ अगर हम बात करें 2i कैप 3j कैप 4k कैप क्रॉस -2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा कोई वेक्टर दे दिया और वो बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो देखो एक्चुअल तरीका तो वही है कि आप एक एक करके निकालते चले जाओ। तो पहले 3 फिर 3 फिर 3 9 डिफरेंट चीजें निकालकर फिर आप फाइनली आंसर निकालोगे। इसको निकालने का एक बहुत अच्छा शॉर्टकट तरीका है, वो क्या कहता है, सबसे पहले आप लिखो i कैप, फिर लिखो j कैप, फिर लिखो k कैप, फिर ऐसे मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स बना दो। अब पहला वाला जो वेक्टर था उसके i के साथ क्या था 2, j के साथ 3, k के साथ 4। दूसरा वाला जो वेक्टर है i के साथ -2, j के साथ 1, k के साथ 4। नाउ इसके बाद चाहे किसी के साथ साइन प्लस माइनस कुछ भी हो, आप हमेशा एक काम करोगे, यहां लिखोगे i कैप, फिर लिखोगे -j कैप और फिर लिखोगे k कैप। जो ये a वेक्टर था और ये b वेक्टर था, सो इन दिस केस अब हम लोग a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की जो वैल्यू लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, हमेशा इसी ऑर्डर में लिखोगे आप, ये शॉर्टकट है ये। ठीक है, अब आई कैप के साथ में क्या आएगा, आई वाली चीज को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये चीज बची। जब मैं आई का कोफिशिएंट लिखना है तो 3 × 4 12 माइनस 4 × 1 प्लस जो माइनस जे कैप मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब जब जे वाले पार्ट में आएंगे तो आप जे वाले को भूल जाओ, लाइन को, और कॉलम को भूल जाओ। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 4 8 माइनस -2 × 4 -8। फिर जब k कैप का कोफिशिएंट जब आप लिखोगे तो इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, 2 × 1 2 माइनस -6। सो 8i कैप माइनस था बाहर, 16j कैप 6 2 8 प्लस 8k कैप। इन जनरल जब कभी भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से फाइनल आंसर ये निकल के आएगा यहां पर। ठीक है, सो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट भी सीख लिया। सो इन जनरल अगर हम बात करें जो हमने पूरे वेक्टर्स में अब तक सीखा, तो पूरे वेक्टर्स में अब तक हम लोगों ने क्या सीख लिया, सबसे पहले हम लोगों ने वेक्टर्स का बेसिक सीखा। बेसिक सीखने के बाद हम लोगों ने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन वगैरह वो सब सीख लिया, मैग्नीट्यूड क्या होता है वो सीख लिया। दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते हैं वो कैसे करते हैं वो सीख लिया। ऐड करने के बाद अगली चीज आती है सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके अंदर वो डेरिवेशन है a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मॉड है दैट इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b cos थीटा का रूट, एंड tan phi इज इक्वल टू मॉड b sin थीटा अपॉन मॉड a प्लस मॉड b cos थीटा। ये tan phi की वैल्यू आ गई थी। ऐसे ही उसी फॉर्मूले को आप सब्ट्रैक्शन में कैसे अप्लाई कर पाते हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग आ गए थे मल्टीप्लिकेशन पर। फिर मल्टीप्लिकेशन में जो चीज आती है कि किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही होता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है अगर वो स्केलर नेगेटिव है तो। उसके बाद दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो यहां से हम लोगों ने ए क्रॉस बी भी निकाल लिया। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वेक्टर्स में डिविजन डिफाइंड नहीं होता, मतलब वेक्टर ए अपॉन वेक्टर वी इज नॉट डिफाइंड। तो वेक्टर में डिवीजन डिफाइंड नहीं होता।
इसी के साथ मैथमेटिकल टूल्स का सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वेक्टर्स वो हम लोगों ने खत्म कर लिया। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैथमेटिकल टूल्स के अंदर पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री वो तो कंप्लीट हो गया था, फंक्शंस कंप्लीट हो गया था, देन वेक्टर्स ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दो थोड़े टफ से पार्ट हैं दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।